Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। आज बात करते हैं धरती के अंदर छिपे उस खजाने की जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। ये एक ऐसी धूप की कहानी है जो करोड़ों साल पहले धरती में दफन हो गई थी और आज हमारी जिंदगी को रोशन कर रही है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है। प्रकृति से मिली ये सभी चीजें, क्या ये हमेशा हमारे पास रहेंगी? देखिए, ऐसा है कि कुदरत से मिलने वाली चीजें, मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अक्षय, यानी इनएग्जॉस्टेबल, जैसे सूरज की रोशनी और हवा, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। और दूसरे होते हैं क्षयशील, यानी एग्जॉस्टेबल, वो जो सीमित हैं और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन खत्म हो सकते हैं, जैसे जंगल, खनिज और हाँ, हमारे आज के हीरो कोयला और पेट्रोलियम। तो इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम समझेंगे कि ये जीवाश्म ईंधन क्या है, ये कैसे बने, हमारी जिंदगी में इनकी क्या जगह है, ये खत्म क्यों हो रहे हैं और हम इन्हें आने वाले कल के लिए कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्षयशील संसाधन जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कह रहे हैं, आखिर हैं क्या चीज। तो जीवाश्म ईंधन, या जिसे अंग्रेजी में फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, यानी लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु पेड़ पौधे मर गए, उनके बचे हुए हिस्से। कह सकते हैं कि ये धरती के गर्भ में दबी हुई एक बहुत पुरानी एनर्जी है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये बने कैसे? इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा, करोड़ों साल पीछे। जरा सोच कर देखिए, आज से कोई 30 करोड़ साल पहले की दुनिया। तब धरती पर बड़े बड़े घने जंगल थे, खासकर दलदली इलाकों में। फिर वक्त के साथ बाढ़ जैसी कुदरती घटनाओं की वजह से ये जंगल मिट्टी के नीचे दबते चले गए और जैसे जैसे उन पर मिट्टी की परतें जमती गईं, दबाव और गर्मी दोनों बढ़ते गए और बस इसी प्रेशर कुकर वाले हाल ने लाखों सालों में उन दबे हुए पेड़ पौधों को पत्थर जैसे काले कोयले में बदल दिया। और इस बहुत ही धीमी प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है, कार्बनीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें मरे हुए पेड़ पौधों के अंदर का सारा मसाला धीरे धीरे कार्बन में बदल जाता है। और कोयला, वो तो है ही कार्बन का एक रूप। अच्छा, तो ये तो हुई कोयले की कहानी। पेट्रोलियम की कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही है, बस फर्क इतना है कि इसकी शुरुआत जमीन से नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों से हुई। लाखों साल पहले समंदर में रहने वाले छोटे छोटे जीव जब मरते थे तो उनके शरीर समंदर की तली में बैठ जाते थे। धीरे धीरे उन पर भी रेत और मिट्टी की परतें जमती गईं और फिर धरती के उसी अंदरूनी प्रेशर कुकर ने अपना काम किया। बिना हवा के जबरदस्त गर्मी और दबाव ने उन मरे हुए जीवों को गाढ़े काले लिक्विड यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल दिया। तो ये तो हो गई इनके बनने की कहानी जो करोड़ों साल पुरानी है। पर अब आते हैं आज के दौर में, देखते हैं कि ये धरती की गहराइयों से निकलकर हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनते हैं, और वो भी ऐसे ऐसे तरीकों से जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। जरा स्क्रीन पर इन चीजों को देखिए, सिंथेटिक रंग, दवाइयां, परफ्यूम, प्लास्टिक और हाँ, वो नैफ्थलीन की गोलियां जो हम कपड़ों में रखते हैं। क्या लगता है इन सब में क्या कॉमन हो सकता है? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? पर इन सब का सोर्स एक ही चीज है, कोल टार। जी हाँ, वही गाढ़ा काला सा लिक्विड जो कोयले को प्रोसेस करने पर मिलता है। कमाल की बात है, एक ही चीज से कीड़े भगाने वाली गोली भी बन रही है और महंगा परफ्यूम भी। ये कोई 200 अलग अलग चीजों का मिक्सचर होता है। सच में एक जादुई खजाना है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। जब कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल रिफाइनरी में जाता है तो मानो एक जादू का पिटारा खुलता है। हमारे किचन की एलपीजी गैस, गाड़ियों का पेट्रोल डीजल, हवाई जहाज का फ्यूल, अरे सर्दियों में लगाने वाली वैसलीन से लेकर मोमबत्तियां और सड़कें बनाने वाला बिटुमेन तक, सब कुछ इसी से निकलता है। अब शायद समझ में आ रहा होगा कि इसे यूं ही काला सोना या ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं। इसकी कीमत और अहमियत वाकई सोने से कम नहीं है। लेकिन इस काले सोने के साथ एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक डरावनी सच्चाई जुड़ी है, और वो ये है कि ये खजाना हमेशा नहीं रहने वाला। ये भंडार धीरे धीरे खाली हो रहा है। इस बात को ना एक बड़े ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, पॉपकॉर्न से भरा एक बड़ा सा डिब्बा है और यह है हमारा पूरा फॉसिल फ्यूल का भंडार।
अब पहली पीढ़ी आती है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पॉपकॉर्न खा लेती है। फिर आती है दूसरी पीढ़ी, जिसमें पहले से ज़्यादा लोग हैं, वो बचे हुए में से अपना हिस्सा लेते हैं। अब सोचिए, जब तक तीसरी और सबसे बड़ी पीढ़ी की बारी आएगी, तब तक डिब्बे में क्या बचेगा? शायद कुछ दाने, या हो सकता है कुछ भी नहीं। और यही हकीकत हमारे जीवाश्म ईंधन की है। जानकारों का अंदाजा है कि जितने भंडार का हमें पता है, वो बस कुछ 100 साल और चलेंगे। सोचिए जरा, जिस चीज को बनने में करोड़ों साल लग गए, उसे हम बस कुछ 100 सालों में ही खत्म करने की कगार पर हैं। तो फिर सवाल यह है कि अब किया क्या जाए? आगे का रास्ता क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: संरक्षण, मतलब समझदारी से इस्तेमाल। भारत में PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन कुछ बहुत ही सिंपल सी आदतें अपनाने को कहती है। जैसे हो सके तो गाड़ी एक ही स्पीड में चलाएं, ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद कर दें, टायरों में हवा चेक कराते रहें और गाड़ी की सर्विस टाइम पर कराएं। सुनने में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर जब करोड़ों लोग ऐसा करते हैं तो फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। तो जब हम फ्यूल का इस्तेमाल सिर्फ तभी करते हैं जब बहुत ज़रूरी हो, तो इसके फायदे देखिए। हमारा पर्यावरण साफ रहता है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होता है, और सबसे बड़ी बात, ये कीमती संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहता है। चलिए अब एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। अगर ये सब खत्म हो रहा है, तो क्या हम इसे लैब में नहीं बना सकते, मतलब मरे हुए जीवों से? इसका जवाब एक बड़ा और साफ नहीं है। इन्हें बनाने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा धीमी और पेचीदा है, और इसके लिए जितना जबरदस्त प्रेशर और तापमान चाहिए, वो हालात लैब में बनाना नामुमकिन है। और यही बात हमें याद दिलाती है कि ये कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसे हम दोबारा बना नहीं सकते। हम सिर्फ इसे बचा सकते हैं, समझदारी से इस्तेमाल करके।